Good morning, students. For 10th class student, today we will learn the property of acid. तो इससे जो प्रीवियस क्लास हुई थी, प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। तो इससे आगे के क्रम में हम बढ़ते हुए आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब बच्चे ध्यान से देखें। तो द एसिड है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, तो एसिड है सार टेस्ट। एसिड है सार टेस्ट। तो जितने भी एसिड होते हैं, एसिड्स की जो पहचान होती है वो खट्टे स्वाद से होती है। और जनरली हम कह सकते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं। तो एसिड्स हैव सार टेस्ट। नंबर 2, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अगर हम बात करें लिटमस पेपर टेस्ट की, तो लिटमस पेपर टेस्ट, ब्लू कलर का लिटमस पेपर को अगर हम लें और लेने के बाद में अगर हम उसको किसी एसिड में डिप करें या उसके ऊपर अगर हम एसिड को डाल देते हैं, तो जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो आपका रेड कलर का हो जाता है। तो दिस इज़ द टेस्ट ऑफ एसिड। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। नंबर 3, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। सब बच्चे जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है बच्चों, वो 2 मीडियम से होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मीडियम से या फिर फ्री आयंस की मीडियम से। जो एसिड होते हैं, एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर वो फ्री आयंस में डिसोसिएट या टूट जाते हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको फ्लो करने का, एक बहने का इलेक्ट्रिसिटी को एक मीडियम मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी एसिड होते हैं आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 4, एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर हम बात करें जो एसिड होते हैं, एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं और एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा है जिंक। जिंक आपका सॉलिड है। सॉलिड क्योंकि मेटल है, ज़्यादातर मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड। अगर हम इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने से ये एक हम कह सकते हैं एग्जाम्पल होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जो हाइड्रोजन होगी वो सल्फेट के साथ कंबाइन करके, जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट बनाएगी तथा इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल एसिड्स के साथ, जैसे H2SO4 है, के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो आप देख सकते हैं, वो पॉपअप की साउंड से थोड़े बुलबुले टाइप के फूटते हैं। तो पॉपअप की साउंड के साथ इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विद द पॉपअप साउंड। नंबर नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट। मेटल और हाइड्रोकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी मेटल्स एसिड होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड कंबाइन करने के बाद सॉल्ट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में रिलीज होती है। अगर हम बात करें मेटल बाइकार्बोनेट की, तो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो भी आपके सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स react with the metal carbonate and metal hydrocarbonate to give salt, carbon dioxide and water. Take a look some example. तो हम लोग देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला आपका Na2CO3 होता है। यहाँ पर आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ कंबाइन करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है। HCl के साथ रिएक्ट करने पर सब बच्चे जानते हैं यहाँ पे NaCl सॉल्ट का निर्माण होता है, जो कि आपका सिंपल सॉल्ट होता है।
तो यहाँ पर आपका सॉल्ट का निर्माण होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो फिर से हम कहें कि अगर कोई भी एसिड है, एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वह मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वह सॉल्ट बनाता है। तो सॉल्ट के साथ वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और इसके साथ वह वाटर भी रिलीज़ करता है, वाटर वेपर की फॉर्म में बनाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपका कोई भी एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करने के बाद आपका सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अगर हम देखें बाइकार्बोनेट के साथ, तो Na या फिर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl कंबाइन करने के बाद सेम वही प्रोडक्ट NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है। तो हम ये इस जो प्रॉपर्टी है उससे हम समझे हैं कि जो एसिड होते हैं, एसिड आपके कार्बन किसी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कंबाइन करने के बाद आपके बनाते हैं प्रोडक्ट के तौर पर सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं और वाटर भी इवॉल्व करते हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है एसिड्स की। आगे हम देखते हैं जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होता है और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका लाइम वाटर के साथ कंबाइन करने पर वाइट PPT, एकदम दूधिया कलर का एक PPT प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो ये आपका लाइम वाटर है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी भी कह सकते हैं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को अगर हम प्रसारित करते हैं, अगर हम इसमें डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या लाइम वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद ये आपका मिल्की PPT, एकदम दूधिया कलर का PPT बना देते हैं। अगर हम इसी प्रोसेस को काफ़ी लंबे समय तक जारी रखते हैं और कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करते रहते हैं, तो फिर ये वापस एक मिल्कीनेस जो होती है, इसकी जो दूधियापन होता है वो इसका डिसअपियर हो जाता है। तो आपने देखा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में डिकम्पोज हो जाती है या प्रोडक्ट बनाते ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जो बनी है, इसमें अगर हम ये मिल्की जो PPT है और मिल्की PPT में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और ज़्यादा एक्सेस मात्रा में मिलाते हैं, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर बन जाता है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और जो PPT वाइट कलर का होता है वो आपका डिसअपियर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा। अब हम आगे देखते हैं एसिड रिएक्ट विद द बेस और एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हम देखते हैं कोई भी जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो आपकी प्रक्रिया एक नाम से जानी जाती है। इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अर्थात व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक्चुअली व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद द बेस न्यूट्रलाइजेज एसिड एंड डिस्ट्रॉय द एसिडिटी। तो इस प्रकार से जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो बेस होता है इसकी एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसको एकदम आपका उदासीन या न्यूट्रल कर देता है, और इस प्रक्रिया के तहत आपका सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बच्चों चर्चा करें
तो यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्मॉल एल्कली या एक स्ट्रॉन्ग क्षार है, एक स्ट्रॉन्ग आपका बेस है। अगर ये और HCl जो कि खुद में अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दोनों आपस में कंबाइन करने के बाद NaCl जो सिंपल सॉल्ट होता है उसका निर्माण करता है तथा वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ये एक एग्जांपल है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? जिस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट आपका सॉल्ट एंड वाटर बनता है। आगे बच्चों हम देखेंगे एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड। जब एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनाती है। जैसे अगर हम देखें कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में आपका ये कलर भी बच्चों याद रखना, ये काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की एक ऑक्साइड कंपाउंड होता है जो कि आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बैलेंसिंग करेंगे 2HCl के साथ कंबाइन करने के बाद में कॉपर क्लोराइड बनाता है आपका कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड। और इसका जो कलर होता है वो बेटा ब्लू ग्रीन होता है। तो ब्लू ग्रीन का प्रोडक्ट बनाता है। अलॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन की तरह, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन की बात होती है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन से तुलना करें तो प्रोडक्ट आपका सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट के साथ वाटर बन रहा है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की या एसिड और बेस की रिएक्शन होती थी। यहाँ पे किसी भी मेटल ऑक्साइड की अगर आप रिएक्शन करवाओगे एसिड के साथ तो आपके प्रोडक्ट कॉपर क्लोराइड या फिर सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं। आगे बच्चों हम देखेंगे एसिड की ये बहुत डेंजरस जो प्रॉपर्टी होती है कि एसिड जो होते हैं वो कॉरोसिव इन नेचर होते हैं। और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो बच्चों जो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, जो मैन मेड एसिड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। द मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईटन अप द मटीरियल लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क। दे आर सेड टू बी कॉरोसिव। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो आपकी त्वचा को जला सकते हैं। वो अटैक करने से जितने भी आपके मटेरियल जैसे क्लॉथ अर्थात कपड़े और वस्त्र और आपका लकड़ी, मेटलिक स्ट्रक्चर, स्टोन वर्क, पत्थर की जो कारीगरी से बने हुए काम होते हैं उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। An example, if the concentrated sulfuric acid falls accidentally on the skin, cloth or wood, it causes severe burn on the skin। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये हमारे स्किन पर या किसी भी वस्तु पर गिर जाए तो उसको सीवियरली बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगर हम बात करें लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स के लिए हम जो एसिड का प्रयोग करते हैं वो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको वैसे डाइल्यूट ज़्यादातर बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए डाइल्यूट एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और वैसे भी अगर हम किसी भी मेटेलिक या किसी भी दूसरे बर्तन में एसिड को नहीं रख सकते, इसीलिए एसिड को कभी भी मेटेलिक कंटेनर में आपने देखा होगा कभी भी नहीं रखा जाता है। मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखा जाता क्योंकि अगर मेटेलिक कंटेनर में रख देंगे तो वो धीरे धीरे पूरे जो मेटेलिक जो उसका स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर देगा और ख़त्म करने के बाद में आपका उसको बिल्कुल बेकार कर देगा। वो कंटेनर बेकार हो जाएगा और एसिड बाहर फैल जाएगा। इसीलिए उसको हम हमेशा ग्लास या सेरामिक्स में के कंटेनर में रखते हैं। क्योंकि जो कांच और जो सिरेमिक्स के जो बर्तन होते हैं उन पर जो एसिड होते हैं, एसिड का कोई भी इन्फ्लुएंस या एसिड अटैक नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग जो मेटेलिक कंटेनर में कभी भी एसिड को लेबोरेटरी में बच्चों ने देखा होगा को नहीं रखते। हम लोग हमेशा ग्लासेस या सिरेमिक वेसल्स में ही एसिड को रखते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी एसिड्स में कॉमन होती है, तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि कोई भी एसिड हो उनकी एक कॉमन बात होती है कि ऑल द एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स H+ आयन। जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिकम्पोज करते हैं जैसे HCl, अगर हम HCl को वाटर में डिकम्पोज करेंगे तो इट विल गिव्स H+ आयन प्लस Cl- आयन। तो जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि ऑल एसिड्स गिव H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग वाटर।
तो ये जो H प्लस आयन है ये आपका वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद में ये आपका प्लूटोनियम आयन बनाता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। ये एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है और जो हाइड्रोनियम आयन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए किसी सॉल्यूशन में। तो सबसे याद रखने वाली बात बच्चों ये है सभी एसिड्स के लिए जो कॉमन बात है कि ऑल एसिड्स गिव H प्लस आयन ऑन डिज़ोल्विंग वाटर। तो जितने भी एसिड होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व होने पर H प्लस आयन देते हैं। कोई भी एसिड हो वो पानी में डिज़ोल्व करने पर H प्लस आयन देता है। अगर हम बात करें मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न ऑन द स्किन अटैक, ये हो चुका। अ कॉमन थिंग इन ऑल एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। तो जो मैंने पहले ही कहा था, अगर हम कुछ एग्जांपल करना चाहेंगे HCl का हम लोग कर चुके हैं। जैसे हम बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 को जब हम पानी में डालते हैं तो ये आपका H प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस में डिकम्पोज हो जाता है और HSO4 माइनस को फिर से अगर हम पानी में डिकम्पोज करेंगे तो ये या डिज़ोल्व करेंगे तो ये इट विल गिव H प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस आयन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल जो आपका H2SO4 होता है H2SO4 विल गिव 2H प्लस आयन, और ये ही इसकी बेसिसिटी या एसिड की बेसिसिटी कहलाते हैं, जिससे कि हम नॉर्मेलिटी ज्ञात करते हैं। खैर वो आगे आएगा, जो सीनियर क्लासेस में आएगा तब उस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर हम इतना देखते हैं कि जो H2SO4 है H2SO4 डिकम्पोज होने के बाद में 2H प्लस और आपका SO4 माइनस में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये भी क्या H प्लस आयन देता है। तो ये एक कॉमन थिंग है, ये एक कॉमन थिंग है। जितने भी एसिड होते हैं, ज़्यादातर एसिड जो होते हैं वो आपके H प्लस आयन रिलीज करते हैं। अगर मैं बात करूं HNO3 की, तो ये होता है फॉर्मूला बच्चों नाइट्रिक एसिड का। तो ये HNO3 को हम डिकम्पोज करते हैं, तो HNO3 को डिकम्पोज करने पर ये H प्लस और NO3 माइनस में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ये H प्लस आयन रिलीज करता है। अगर हम किसी दूसरे कमज़ोर एसिड एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड को डिकम्पोज करने पर यह भी एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये H प्लस आयन देता है। तो अंततः ये बात निकल के आती है कि जितने भी एसिड होते हैं, ज़्यादातर एसिड वाटर में डिकम्पोज करने के बाद आपके H प्लस आयन रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो एसिड्स विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड, तो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द H प्लस आयन को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जो एसिड वाटर में डिज़ोल्व होने पर जितने ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज, क्योंकि जो एसिडिटी की जो प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जो pH वैल्यू होती है वो आपकी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन किस एसिड के अधिक होंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की खास बात होती है कि वो जल में डिज़ोल्व करने पर कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, कम्प्लीटली टूट जाता है, और जितने ज़्यादा वो टूटेगा उतने ही H प्लस आयन्स की जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है वो जल में ज़्यादा होगी, और H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वह इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही अच्छा कंडक्ट करेगा। तो अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बार बता चुका हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो सकता है वो दो मीडियम से हो सकता है। या तो आपका हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं किसमें, मेटल्स के अंदर। अगर हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी उसी लिक्विड या सॉल्यूशन में फ्लो हो सकती है जहां उसमें आपके फ्री आयंस होंगे। क्या होंगे, फ्री आयंस। तो जैसे मैंने बताया जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl हमने ले लिया, तो HCl जो है आपका H प्लस और Cl माइनस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें नंबर्स ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस आयन वर प्रेजेंट।
तो यहाँ पर जितने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले जो मीडियम है, जो पार्टिकल है, वो उसको मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद द सब्सटेंस सच एज मेटल, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल्सो हैव अ हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बिकॉज दे हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर हम बात करें बच्चों वीक एसिड्स की, तो जितने भी वीक एसिड होते हैं, और वीक एसिड को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन का मतलब तात्पर्य जो होता है वो मतलब टूटना होता है, आयंस में टूटना। आयंस में टूटने को जलने डालने पर जो आयंस में टूटते हैं उसको आयनाइजेशन कहते हैं। तो जो वीक एसिड होते हैं वो कम आयनाइज्ड होते हैं, और कम आयनाइज्ड होने के कारण उनमें आयंस की कम आयनाइज्ड होंगे, तो वहाँ पर जो आयंस की संख्या H+ आयन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। और जितने ज़्यादा कम आयंस होंगे उतने ही इलेक्ट्रिसिटी को और कैरियर करने वाले जो वाहक होंगे, जो कैरियर्स होंगे, जो मीडियम होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो जो वीक एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन इतनी अच्छी प्रकार से नहीं करते, जैसा कि इस आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जितने भी वीक एसिड होते हैं उनकी खास बात होती है कि जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड आसानी से या पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं होते। जैसे कि हम देख सकते हैं जो एसिटिक एसिड है वो एसिटेट आयन प्लस H+ आयन में डिकम्पोज होता है, लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। और जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन पानी में कम होती है, और जब H+ आयन ही वो आयन है जो कि किसी भी सॉल्यूशन में एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब H+ आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होगी तो वो जो सब्सटेंस होगा वो कम एसिडिक होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने देखा कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, और तो इन सब टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना, देखना। और वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास बुक हो या कहीं किसी पुराने मित्र से लेनी हो तो आप सभी बुक्स देखना, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना आगे के वीडियो में, या फिर मैं उस आपकी शंका समाधान को दूर करने का प्रयास करूँगा।